हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। और आज हम इस सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं जो आर्मी पब्लिक स्कूल के एग्ज़ामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो वक्त को ना बर्बाद करते हुए फटाफट आइए इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 to 8 जो आपके पास आएगा एग्ज़ाम में वो रहेगा आपका इंग्लिश कम्प्रहेंसन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 to 8 जो रहेगा वो आपका रहेगा इंग्लिश कम्प्रहेंसन। ये लास्ट ईयर का पेपर है, इसको लेकर के मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ आपको कि कैसे हम करेंगे तैयारी अपने एग्ज़ाम्स की। चलिए, तो डायरेक्शन दिए गए क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। डायरेक्शन, चूज़ द एंटोनिम फॉर द वर्ड अंडरलाइंड इन द सेंटेंस। गिवन सेंटेंस हो, उसमें एक अंडरलाइन वर्ड है। अंडरलाइन वर्ड का एंटोनिम आपको एंटोनिम मतलब कि विलोम शब्द उल्टा आपको चुनना है। तो कहता आई विश, मैं विश करता हूँ, आई कुड परस्यू माई स्टडी। आई कुड, ओके, मैं कर सकूँगा, परस्यू माई स्टडी, जारी रख सकूँगा। ओके, परस्यू का मतलब क्या होता है हिंदी में? परस्यू का मतलब होता है जारी रखना। ओके, तो आपको क्या चाहिए इसका? आपको एंटोनिम चाहिए बच्चों, एंटोनिम। एंटोनिम मतलब विलोम शब्द। तो बताइए, कंटिन्यू होगा, रिस्ट्रेन होगा, डिटर होगा या डिसकंटिन्यू होगा? जारी रखने का उल्टा क्या होगा भाई? जारी रखना मतलब कंटिन्यू होता है, रिस्ट्रेन भी वही होता है। सो करेक्ट आंसर क्या है बेटा? डिसकंटिन्यू इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो इसका आंसर है डिसकंटिन्यू। एग्जैक्टली, ये इसका आंसर है डिसकंटिन्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। चूज मतलब एक क्वेश्चन आपका 101% एंटोनिम आना ही है। एंटोनिम मत छोड़िएगा, एक क्वेश्चन आपको एंटोनिम आना ही है। चलिए, चूज द एंटोनिम फॉर द वर्ड अंडरलाइन द सेंटेंस। ये जो अंडरलाइन वर्ड है इसके लिए आपको एंटोनिम चुनना है। ऑल द स्टूडेंट वर आस्क्ड टू असेंबल। ओके, एंटोनिम बताना है। असेंबल का मतलब क्या होता है? एकत्रित होना, इकट्ठा होना किसी जगह पे। ओके, तो असेंबल का उल्टा बताना है। तो देखिए, डिवाइड, सेपरेट, डिस्पर्स, कम टुगेदर। ओके, तो बेस्ट आंसर क्या लग रहा है इसका? बताइए आप लोग, एक बार जल्दी से बताइए, लिखिए कमेंट बॉक्स में बेस्ट आंसर क्या है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया। बेस्ट आंसर है डिस्पर्स। असेंबल का उल्टा होता है डिस्पर्स। करेक्ट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। चूज द सिनोनिम फॉर द वर्ड अंडरलाइन इन द सेंटेंस। शी इज एमिनेंट पर्सनालिटी। ओके, एमिनेंट तो सुना होगा ना आप लोगों ने कहीं पर। ओके, बहुत महत्वपूर्ण लोग जो आते हैं, एमिनेंट। ओके, चमकते हुए सितारे टाइप के। ओके, सी इज़ एन एमिनेंट पर्सनालिटी। शी इज़ एन एमिनेंट पर्सनालिटी। समझ गए? तो एमिनेंट का क्या बोल रहा है? सिनोनिम बोल रहा है, याद रखिएगा। देखिए, यहाँ पे एंटोनिम नहीं बोल रहा है, यहाँ पे सिनोनिम बोल रहा है। ये देखिए, ऐसी चीज़ों में गलती नहीं किया करिए, सिनोनिम पक्का पूछा जाना है। ओके, तो एमिनेंट का क्या होगा बताइए? इलस्ट्रिशियस, ओके, कॉमन, इलस्ट्रियस, नॉट इलस्ट्रिशियस, सॉरी, इलस्ट्रियस, कॉमन, इनफेमस, अननोन। तो भाई एमिनेंट मतलब कि बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत चर्चित है। हाँ, चर्चित, एमिनेंट यानी कि चर्चित। तो चर्चित में कॉमन हो नहीं सकता है, इनफेमस हो नहीं सकता है, अननोन हो नहीं सकता। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए बताइए? ओके, इलस्ट्रियस। एग्जैक्टली, इलस्ट्रियस एमिनेंट का आंसर है। इलस्ट्रियस इज द करेक्ट आंसर। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके, चूज द सिनोनिम। देखिए, दो एंटोनिम हो गए हैं, दूसरा सिनोनिम का क्वेश्चन आ रहा है। ओके, तो चूज द सिनोनिम फॉर द वर्ड अंडरलाइन द सेंटेंस। मतलब जो ये सेंटेंस दिया गया है इसमें आपको सिनोनिम चूज करना है। आपको बताना है कि बेस्ट सिनोनिम क्या है। डोंट बी सो, ओके, क्या है? डेरिसिव। ओके, डोंट बी सो डेरिसिव इन योर स्पीच। आपको ज़्यादा अपनी स्पीच में डेरिसिव नहीं होना है। डेरिसिव का मतलब क्या लेंगे बताइए? आपको एंड सिनोनिम बताना है, यानी कि पर्यायवाची बताना। आपको सार्कास्टिक लेंगे, जजमेंटल लेंगे, डायरेक्ट लेंगे, पोलाइट लेंगे। सार्कास्टिक, डेरिसिव। ओके, तो बताइए भाई क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, देखिए, डेरिसिव का मतलब होता है मजाकिया, और मजाकिया का व्यंग्यात्मक टाइप का होता है डेरिसिव का मतलब। और व्यंग्यात्मक का यहाँ पे जो आपको सिनोनिम मिल रहा है, जो सिनोनिम है वो है सरकास्टिक। तो करेक्ट आंसर इसका होना चाहिए सरकास्टिक इज द राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए, एक ये अभी क्या देखिए अपने, अभी देखिए अपने कुछ क्वेश्चन है आपके सिनोनिम है, कुछ एंटोनिम है। अब 13 क्वेश्चन जो आ रहा है इसमें आपको वन वर्ड में आंसर देना पड़ेगा। तो ये भी बहुत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, वन वर्ड। ओके, सब्सटीट्यूशन। तो इसको क्या बोलते हैं? वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। तो क्या रहा है? द बिलो एक्सप्रेशन इज फॉलोड बाई 4 वर्ड्स।
एक एक्सप्रेशन यहाँ दिया गया है और इसमें 4 वर्ड्स दिए गए हैं। ये देखिए, ये एक्सप्रेशन है, ओहो, इसमें 4 वर्ड्स दिए गए हैं। ओके, और इसमें आपको बताना है सेलेक्ट द वर्ड यू थिंक द बेस्ट कन्वेज द आइडिया। और इन चारों वर्ड में आपको वो वर्ड बताना है जो बेस्ट आइडिया को कन्वे करता है। तो ऑप्शन क्या दिया, देखिए क्या लिखा है, टी टोटलर, टी टोटलर इज ए पर्सन हु अब्सटेन्स फ्रॉम, अब्सटेन्स मतलब कि बचता है। ओके, अब्सटेन करना मतलब बचना एक तरीके से। तो टी टोटलर इज ए पर्सन हु अब्सटेन्स फ्रॉम, तो टी टोटलर कौन पर्सन होता है जो बचता है, किससे बचता है बेटा बताइए, टेकिंग टी, टेकिंग मीट, थेफ्ट, टेकिंग वाइन। तो जो टी टोटलर वर्ड होता है ना, ये वाइन से बचने वालों के लिए, वाइन लेने को कहते हैं टी टोटलर। टी टोटलर मतलब कि वाइन लेने वाले, तो वाइन लेने से बचने वाले जो होते हैं बेटा, उनको हम क्या बोलेंगे, टी टोटलर। ओके, टी टोटलर एब्सटेंस लिखा ना, तो बचने की बात कर रहे हैं। टी टोटलर इज ए पर्सन हु अब्सटेन्स फ्रॉम, ओके, टेकिंग वाइन। तो टी टोटलर वो पर्सन होते हैं जो शराब वगैरह पीने से किनारा करते हैं, जो दूर जाते हैं। ओके, तो टेकिंग वाइन, तो अगर कोई शराब नहीं पी रहा है तो आप उसको क्या बोलेंगे, उसको आप टी टोटलर बोलेंगे। ओके, चलिए, सो करेक्ट आंसर इज टेकिंग वाइन इज द राइट आंसर। चलिए, ओके, नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, देखिए वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का दूसरा क्वेश्चन है। तो आप समझ लीजिए कि वन वर्ड सब्सटीट्यूशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करके जाना ही पड़ेगा आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। नेक्स्ट देखिए, द बिलो एक्सप्रेशन इज फॉलोड बाय द 4 वर्ड, सिलेक्ट द वर्ड यू थिंक बेस्ट कन्वेज द आइडिया। ओके, आपके सामने एक्सप्रेशन है जिसमें 4 वर्ड्स हैं, आपको वो वर्ड सिलेक्ट करना है जो बेस्ट आइडिया को कन्वे करता है। ए लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट और बिजनेस टू बी कंसीडर्ड इन अ मीटिंग, मतलब कि कुछ लिस्ट लिख के लाते हैं ना जिनके बारे में बात करनी होती है। ओके, तो क्या होते हैं बताइए, एजेंडा होता है, शेड्यूल होता है, एंड टाइम टेबल होता है, प्लान होता है। बताइए, तो यस, मीटिंग में जो पॉइंट डिस्कस होते हैं, मीटिंग में जो किसी मीटिंग में जो पॉइंट डिस्कस होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एजेंडा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए भैया बताइए, इसका करेक्ट आंसर होगा, चेक करते हैं, एग्जैक्टली एजेंडा, एजेंडा इज द करेक्ट आंसर। ओके, एग्जैक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। फिर से देखिए वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आ गया एक तरीके से, या मतलब कि देखिए एक होता है कि आपको मतलब पूरा एक्सप्लेनेशन देके आपको वन वर्ड पूछ लेगा, या वन वर्ड दे करके एक्सप्लेनेशन पूछ लेगा। देखिए यहाँ वन वर्ड दे करके एक्सप्लेनेशन पूछ लिया है कि वन वर्ड का एक्सप्लेनेशन क्या होता है। चूज द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन आइडियोम, ओके, इडियोम फ्रेज इन द सेंटेंस। तो मतलब एक तरीके से ये एक इडियोम लिखा हुआ है, ही ड्रोव होम अ पॉइंट by making the same mistake. Drove home a point. He drove home a point by making the same mistake. Which is the right answer? To find one's root, to emphasize back to the original position and to return to the one place of rest. देखिए drove home का मीनिंग क्या है, ये आइडोज में लगा हुआ है, idioms. ओके, इसका मीनिंग है कि एम्फेसाइज करना, एक चीज़ को बार बार, मतलब क्या कर रहा है, एक गलती करके बार बार उसे समझाने की कोशिश कर रहा है। ड्रोव होम अ पॉइंट, ड्रोव होम का मतलब होता है एम्फेसाइज करना किसी पॉइंट के बारे में, बाय मेकिंग द सेम मिस्टेक, वही गलती को बार बार करके। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, इसका आंसर होगा टू एम्फेसाइज। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियोम फ्रेज इन द सेंटेंस। तो आपको बताना है कि चूज द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियोम फ्रेज इन द सेंटेंस। सी हैज प्रूव्ड टाइम एंड अगेन दैट शी इज ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली। ओके, तो ये जो आपके पास ये जो लिखी हुई है लाइन, ये अंडरलाइंड है, इसकी एग्जैक्टली मीनिंग बतानी है आपको। तो ये भी एक तरीके से इडियोम है और आपको इस इडियोम का मीनिंग बतानी है, ठीक ना। जैसे हिंदी बोलते हैं कि हिंदी में क्या बोलते हैं, मुहावरा, हाँ मुहावरा, एग्जैक्टली। तो मुहावरा जैसे बोलते हैं आँख का तारा, तो ये इंग्लिश में जो मुहावरे होते हैं इनको इडियोम बोलते हैं। तो ये इडियोम क्या है, ब्लैक शीप। ब्लैक शीप क्या होता है बेटा, ब्लैक शीप वो होता है जो थोड़ा सा अलग, जिसके चाल ढाल होते हैं, जो थोड़ा सा, मतलब घर में 4 बच्चे हैं तो 3 पिताजी की बात मानते हैं और 1 पिताजी की बात नहीं मानता। अब जरूरी नहीं कि पिताजी की बात माने, थोड़ा सा अलग रहे। ओके, तो ये इडियोम्स में, तो देखिए प्रूव टू बी ए वर्दी पर्सन, एन अनलकी पर्सन, एन अगली पर्सन, नॉन ऑफ द। भाई ये थोड़ा सा ब्लैक शीप का मतलब जो थोड़ा सा अलग थलग हो, सबसे हट के हो, तो इसमें तो कोई नहीं, तो इसका आंसर यकीनन डी होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर विल बी डी एंड एग्जैक्टली द राइट आंसर इज डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। तो आपके पास कुछ चॉइस दी गई हैं, आपको उसमें से अप्रोप्रिएट वर्ड चुनना है। तो देखिए अरेबियन नाइट्स एन इज इंटरेस्टिंग बुक। ओके, तो देखिए अरेबियन नाइट्स ये जो है बुक के बारे में लिखा हुआ है, तो क्या लगेगा, वर लगेगा, इस लगेगा, आर लगेगा, हैव लगेगा। डेफिनेटली देखिए यहाँ पर क्या लगेगा, इज लगेगा डेफिनेटली, क्योंकि अरेबियन नाइट्स की बात हो रही है। अरेबियन नाइट्स जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लगेगा, इज लगेगा, क्योंकि अरेबियन नाइट्स क्या है, बुक का नाम है, और बुक क्या है, सिंगुलर नाउन है, काउंटेबल नाउन होती है, तो इसमें यहाँ पे इज लग रहा है। ओके, यस, सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं ना अपन, तो यहाँ पे ये इज का इस्तेमाल होगा। ओके, चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आया है, fill in the blanks with the appropriate word with the given choices। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन विंटर, और आपको बताना है कौन सा आर्टिकल लगेगा। एक क्वेश्चन पक्का आर्टिकल से बच्चों, तो द क्रिसमस आएगा, एन क्रिसमस आएगा, एक क्रिसमस आएगा, नो आर्टिकल इज नीडेड। याद रखिए कभी भी किसी त्योहार, फेस्टिवल, ओके, किसी के नाम के आगे, जैसे महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, चंद्रशेखर आज़ाद, इनके नाम के आगे कभी कोई आर्टिकल नहीं लगता है। तो करेक्ट आंसर इसका होगा नो आर्टिकल इज नीडेड, यहाँ पे कोई आर्टिकल रिक्वायरमेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 आ चुका है। देखिए, ए सेंटेंस हैज़ बीन ब्रोकन इनटू द 4 पार्ट, चूज द पार्ट दैट हैज़ एन एरर। ओके, देयर इज अ डर्थ ऑफ वुमेन डॉक्टर इन आवर स्टेट, वी विल हैव टू रिक्रूट सम फ्रॉम अदर स्टेट, वी विल। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे हो क्या रहा है, वी हैव, इसमें बताना है कि कौन से पार्ट में मिस्टेक है। देयर इज अ डर्थ, डर्थ मतलब कमी, ऑफ वुमेन डॉक्टर, ओके, वुमेन डॉक्टर इन आवर स्टेट, वुमेन डॉक्टर इन आवर स्टेट, वी विल हैव टू रिक्रूट सम फ्रॉम द अदर स्टेट्स। तो भाई ये देखिए क्या कह रहा है कि हमें कुछ डॉक्टरों की ज़रूरत है, डॉक्टरों, मैंने हिंदी में बोल दिया डॉक्टरों, तो पहली चीज़ यहाँ पे डॉक्टर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे डॉक्टर्स होना चाहिए, क्योंकि एक डॉक्टर नहीं मंगाओगे आप अदर स्टेट से, समझ गए ना, सम लिखा हुआ है, सम मतलब कुछ है, मतलब आप एक डॉक्टर तो नहीं मंगा रहे हो, आप कई सारे डॉक्टर मंगा रहे हो, तो आपका क्या है, वुमेन, वुमेन नहीं आएगा, वुमेन प्लूरल आएगा, प्लूरल, तो वुमेन का प्लूरल क्या होता है, WOMEN, तो वुमेन आएगा यहाँ पे, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना, वुमेन डॉक्टर्स। ओके, सो यस, ये देखिए मैंने एक्सप्लेनेशन भी लिखा है, वुमेन डॉक्टर्स। ओके, तो आपको वुमेन डॉक्टर की जरूरत है, क्लियर हुआ ना, वुमेन डॉक्टर्स, तो ये आएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या, बी में मिस्टेक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। 20 क्वेश्चन, ए सेंटेंस हैज ब्रोकन इनटू 4 पार्ट्स, चूज द पार्ट हैज एन एरर। व्हाइल क्रॉसिंग द हाईवे a 5-year child was knocked up by a passing car। ओके भाई, ये कह रहा है कि while crossing the highway, जब कोई बच्चा हाईवे क्रॉसिंग कर रहा था, ए 5-year-old child was knocked up by the passing car। तो बताइए 4 स्टेटमेंट है, किस में गलती है भाई, knocked up नाम का कुछ नहीं होता है, knock down होता है, गिराना, तो इंसान ऊपर नहीं गिरता है, नीचे गिरता है, तो यहाँ पे जो है नॉक डाउन होगा। ओके, तो ये तो कोई भी बता लेगा, बहुत ही सिंपल था, ये नॉक्ड अप नहीं होगा, ये नॉक डाउन होगा। तो देखिए मीनिंग में भी डिफरेंस है, वोकेबुलरी नॉक्ड अप, वोकेबुलरी पूरी की पूरी चेंज हो रही है, इसमें गलती है। ओके, तो ये नहीं कि केवल ग्रामेटिकली देखना पड़ेगा, हो सकता है नॉक्ड अप का नॉक डाउन हो जाएगा, है ना, टॉप का बॉटम हो जाएगा, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओ हो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है तो बहुत ही तगड़ा है यार, ये क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा है, कम से कम 5 से 6 मिनट ये ले लेगा क्वेश्चन। तो आप मुझे ये क्वेश्चन करके बताइए खुद से, और इसके बाद मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपसे बना कि नहीं बना। ओके, यस, इसका आंसर आएगा स्टैटिस्टिक्स, आई थिंक, हाँ स्टैटिस्टिक्स ही है, तो इसको मैट्रिक्स मेथड से किया जाता है, इसको करिएगा, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। इफ द कलर कोड इज 7, इफ द कोड ऑफ द कलर इज 735394 और डक का कोड इतना है, तो बताइए क्लॉक का कोड कितना होगा। तो वेरी सिंपल यार, कलर का कोड दिया गया है, डक का कोड दिया गया है, आपको क्लॉक का कोड निकालना है। तो देखिए सी का कोड कितना है, 7, जरा वेरीफाई कर लो। हाँ, सी का कोड इधर से भी देखो 7 ही आ रहा है, मतलब जो भी स्टार्ट होगा 7 से होगा। लो भाई मर गए, चारों ऑप्शन 7 के हैं, 735 753 755। ओके, तो अब हमको अगले में पता चल जाएगा, एल चाहिए, एल 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 तीसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर पे 5 आ रहा है, तो मतलब आंसर जो है 75 वाला है। ओ लो, आंसर ही आ गया भाई, 75378। तो इसको मैच करके इस तरीके से आप ऐसे एनोलॉजी बिठाल के निकाल सकते हो यार, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को,
चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, ए मैन इज फेसिंग वेस्ट, ही टर्न्स 45 डिग्री in the clockwise direction and he turns 180 degree in the same direction, then 270 degree in the anti-clockwise direction. Which direction he facing now? तो कैसे करेंगे इस डायरेक्शन वाले क्वेश्चन को? देखिए डायरेक्शन वाले क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप एक स्टैंडर्ड डायरेक्शन बना लिया करो। तो स्टैंडर्ड डायरेक्शन जो होती है ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट और ये हुआ करता है वेस्ट। ओके चलिए, ए मैन फेसिंग द वेस्ट, तो मतलब एक इंसान है वो वेस्ट डायरेक्शन की तरफ देख रहा है। चलिए, ए मैन फेसिंग द वेस्ट, ठीक है ना। तो ये जो है बंदा मान लो यहाँ पे है, ओके ये वेस्ट की है। ए मैन फेसिंग द वेस्ट, एक मैन वेस्ट की तरफ देख रहा है, मतलब इसका जो चेहरा है ये वेस्ट की तरफ है। ओके ये वेस्ट की तरफ है। चलिए ये मान लो वेस्ट की तरफ देख रहा है। ही टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज, अब क्लॉकवाइज वो 45 डिग्री टर्न करेगा। देखो ये वेस्ट है तो यहाँ पर क्या होगा, नॉर्थ होगा। ओके अब वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज, तो ये होता है, ये जो होता है ये क्या होता है, ये होता है एंटी क्लॉकवाइज और ये जो होता है वो होता है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब जैसे घड़ी चलती है, तो वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज चल गया, उसने 45 डिग्री क्लॉकवाइज देखा। ही टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देन टर्न्स 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन। ओके तो 45 डिग्री जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न हुआ। ओके तो ये यहाँ पे देखने लग गया, मतलब यहाँ से ये इस तरफ देखने लग गया। ओके अब क्या कह रहा है, एंड देन टर्न्स 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, और इसके बाद वो 180 डिग्री, तो बेटा यहाँ से 180 डिग्री आपने मैथ्स पढ़ी होगी, तो मैथ्स में 180 डिग्री क्या होता है, स्ट्रेट एंगल। तो एग्जैक्टली 180 डिग्री मुड़ेगा तो इसका चेहरा अब किधर हो जाएगा, इधर की तरफ हो जाएगा, मतलब ये इसकी आंखें कहीं इस तरफ आ जाएंगी, ये इस तरफ देख रहा है। ओके अब इसके बाद क्या कर रहा भाई, अब इसके बाद ये कर रहा है कि इसके बाद ये 270 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अभी तक देखो भाई क्लॉकवाइज चला है। ओके अब 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के अपोजिट, तो 270 एंटी एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हो गया फिर से 180 और ये हुआ 45 और ये हुआ और 45, तो बैक साइड आ गया, तो किधर हो जाएगा, इसका आंखें किस तरफ हो जाएंगी, इस तरफ देखेगा ये। तो बताइए एग्जैक्टली अब ये कहाँ देख रहा है, ये मेरे हिसाब से साउथ की तरफ देख रहा है ये। यस तो चेक करता हूँ भाई मैं, यस एग्जैक्टली ये साउथ वेस्ट आ रहा। ओके कुछ मिस्टेक कर दी मैंने भाई, साउथ वेस्ट आ रहा, मैंने कुछ मिस्टेक, ओहो यस 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 270 डिग्री था ना, मैंने तो ज़्यादा ही घुमा दिया बच्चों, सॉरी सॉरी सो सॉरी। ओके देखिए यहाँ पे ये 180 डिग्री है, ये 45 है, मैंने इसके बाद 90 घुमा दिया है, जबकि 180 डिग्री में 45 के बाद 45 ऐड करना पड़ेगा ना, तब तो 270 आएगा, मैंने तो ज़्यादा घुमा दिया। तो बेटा ये 45 में यहाँ देखेगा और 45 और घुमा दो तो इसकी आंखें कहाँ देखेंगी, यहाँ देखेंगी। तो ये कौन सी डायरेक्शन है, ये साउथ है, ये वेस्ट है ना, तो ये कौन सा आंसर हुआ इसका, साउथ वेस्ट। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो गया जी, साउथ वेस्ट। चेक कर लो आंसर, बिल्कुल सही साउथ वेस्ट है। ओके चलिए नेक्स्ट, in a family 5 person Dinesh is Jairam's son and Gopal is brother while मीता is गोपाल्स मदर। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, चलिए थोड़ा सा इसको डायग्राम करके इजी होता है बनाना। इन ए फैमिली ऑफ 5 पर्सन, 5 लोगों की फैमिली है, दिनेश इज जयराम सन, तो ये भैया जयराम साहब हैं, ये जयराम हैं और इनका बेटा कौन है, दिनेश, ये दिनेश है। इन ए फैमिली ऑफ 5 पर्सन दिनेश इज जयराम सन एंड गोपाल इज द ब्रदर, और गोपाल जो है इसका भाई है। ये लो भैया गोपाल जी आप आ गए, गोपाल इसका, जयराम सन्स एंड गोपाल्स ब्रदर। वाइल मीता इज द गोपाल मदर, जो मीता है वो गोपाल की माँ है। ओके तो भैया मीता जो है वो गोपाल की माँ है, तो जयराम पापा हैं और मीता माँ है, तो ये क्या हो गया भाई, पति पत्नी हो गए ये तो। ओके मीता इज द गोपाल मदर एंड जयंती डॉटर। ओके तो ये जयराम है JAY, ओके, और ये इस माँ है तो इसके कोई फादर होंगे और इसके कोई मदर होंगे, तो ये जयंती क्या है, इसकी मॉम है, जयंती मॉम है। ओके विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इफ देयर इज नो स्टेप ब्रदर एंड हाफ ब्रदर इन दिस फैमिली, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू।
चलिए बताना है कौन सा। जयंती इज दिनेश मदर, तो भाई जयंती दिनेश की माँ है। क्यों भैया, बिल्कुल गलत है। जयंती तो दिनेश की नानी लगी ना, क्योंकि देखो ये तो इसकी माँ का बेटा है ना। जो दिनेश है, दिनेश जो है वो क्या नाम है उसका, मीता। ओके, तो दिनेश तो मीता का भी बेटा है। जैसे गोपाल है तो जयंती क्या लगी, जयंती तो इसकी नानी लग गई भाई। तो ये क्या रिलेशन हो गया, ये नानी हुई इसकी, मतलब इधर से इधर जाओगे तो ये इसकी नानी बनेगी। बिल्कुल गलत है भाई। मीता इस दिनेश मदर, मीता दिनेश की माँ है। हाँ ये सही है एकदम, तो ये सही लग रहा है, मीता इस दिनेश मदर। तो मेरे हिसाब से आंसर इसका सी होना चाहिए। लेट्स सी द आंसर, करेक्ट आंसर सी है, बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी एट्स आर देयर इन द फॉलोइंग नंबर्स विच आर इमीडिएटली प्रोसीड्स बाई 5 बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाई 3। ऐसे कितने 8 हैं, है ना, विच आर इमीडिएटली प्रोसीडेड बाई 5, जो बिल्कुल इमीडिएटली प्रोसीडेड बाई 5, मतलब 5 को प्रोसीड करते हैं। ओके, इमीडिएटली प्रोसीडेड बाई 5 बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाई 3, मगर 3 के द्वारा फॉलो नहीं किए जाते। तो चलिए देखते हैं। पहले हम ऐसे नंबर निकाल लेते हैं, ऐसे 8, ओके, जिनको कौन प्रोसीड करता है, 5 प्रोसीड करता है। तो देखिए ये एक नंबर है, ओके, ऐसे 8 जो किसको प्रोसीड, इमीडिएटली प्रोसीडेड बाई 5। हमें ऐसे नंबर बताने हैं जो 5 को प्रोसीड करते हो। चलिए जल्दी से आप लोग करिए एक बार इसको, पहले 2 मिनट का टाइम मैं आपको दे रहा हूँ, करिए आप लोग इसको प्लीज़। ओके, चलें करें। देखिए इमीडिएटली प्रोसीडेड बाई 5, तो ऐसे नंबर देख लो कि जो मतलब जिनको 5 प्रोसीड करता है, मतलब 5 प्रोसीडेड बाई 5, मतलब 5 आगे बैठा हुआ है। ये देखो लैंग्वेज बड़ी खतरनाक है, प्रोसीडेड बाई 5 मतलब 5 आगे बैठा हुआ है। तो देखो एक नंबर तो ये होगा, 5 आगे बैठा हुआ है। ये होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो 5 पीछे बैठा हुआ है ना, तो ये तो प्रोसीडेड बाई 5 नहीं है। फिर ये भी होगा, ओके, और कौन सा होगा, हाँ ये भी होगा, एक 8 प्रोसीडेड बाई 5, और एक ये भी होगा, ना 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 हाँ ये होगा। तो 4 नंबर हमारे पास हो गए, जो हैं 4 नंबर जो कि प्रोसीडेड बाई 5 हो गए। ओके, तो 4 नंबर हो गए, बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाई। देखो बट नॉट लगा, ये भी बहुत बड़ा पंगा है, नॉट बोल रहा है। अब देखिए फॉलोड बाई 3, क्या इसको 3 फॉलो कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो भैया ये नहीं आएगा, क्योंकि उसने बोला है नॉट। इसमें देखो इसको 3 फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसमें 5 प्रोसीड भी कर रहा है और 5 सक्सीड भी कर रहा है, तो ये काउंट होगा। इसमें भी 3 फॉलो कर रहा है तो ये काउंट नहीं होगा, इसमें भी 3 फॉलो कर रहा है तो ये काउंट नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर हो गया 1 एग्जैक्टली। तो हमारा आंसर क्या होगा जी, 1 होगा, ठीक है ना। यस, चेक कर लिया हम लोगों ने। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, फाइंड द वर्ड विच कैन नॉट बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड कंट्रीब्यूशन। यार इतना इजी क्वेश्चन देखो तो भगवान, ये तो देखते ही बन रहा भैया। एक सिंगल भी है यहाँ पे, आप डबल भी ले रहे हो, तो आंसर क्या होगा इसका, रिबन। इतना टाइम पास क्वेश्चन दोगे तो क्या होगा भैया, रिबन। चलिए, if the 5 vowels a e i o u have the value first 5 prime numbers respectively, then the aggregate of such number, aggregate का मतलब क्या होता है, टोटल होता है। तो कह रहा है कि अगर इन 5 प्राइम नंबर्स की वैल्यू जो है, इन 5 वॉवेल्स की वैल्यू जो है अगर 5 प्राइम नंबर के इक्वल कर दी जाए तो बताइए इनका एग्रीगेट क्या होगा। तो चलिए आइए देखते हैं अपन, अपने पास वॉवेल क्या है बच्चों, अपने पास है ए ई आई ओ यू।
ओके, तो इनके एग्रीगेट लिखते हैं भाई। शुरू के प्राइम नंबर पहला क्या होता है 2 होता है, दूसरा प्राइम नंबर क्या होता है 3 होता है, तीसरा प्राइम नंबर क्या होता है 5 होता है, फिर प्राइम नंबर क्या होता है 7 और फिर क्या होता है 11। ज़रा टोटल कर लो भाई, आंसर होगा भाई। तो 11 + 7 कितना हो गया 18, 18 + 5 23, 23 + 3 23 + 3 26 और 26 + 2 आंसर कितना आया जी 28। तो करेक्ट आंसर होगा 28। लेट्स चेक एग्जैक्टली 28 इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, हरीश बाइज ए न्यूज़ पेपर 2.50, यानी ₹2.50 का न्यूज़पेपर लेता है। अब उसे मंथ ऑफ अगस्त में कितना पैसा देना पड़ेगा। और ये भाई क्या बात है, ₹2.50 का न्यूज़पेपर लेता है। अगस्त कितने दिन का होता है 31 दिन का होता है, ठीक है ना। तो 30 दिन का पैसा निकाल लो भैया। तो 30 दिन का पैसा 30 × 2.5 कर दो, एक काम करो लियो पहले 10 का डिवाइड आ गया, 0 से 0 कैंसिल, तो ₹75 तो 30 दिन के हो गए और एक दिन का ₹2.50 और जोड़ दो तो कितना हो गया आंसर 77.50 इज़ द आंसर। कौन सा ए लग रहा मुझे भैया, चलिए चेक करता हूँ। यस, ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 29 है, द अमाउंट 600 इज टू बी डिस्टिंग्विश ए बी सी इन द रेशो 2:3:4। तो अमाउंट जो है 600 रुपीज़ को 3 लोगों के बीच में डिस्टिंग्विश किया गया है 2:3:4 में। तो भैया मान लो ये जो अमाउंट है ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। जब रेशियो 2:3:4 है तो आपने किस रेट में दिया होगा ये अमाउंट, ये 2x रेशो 3x रेशो 4x, ठीक है ना। ए के पास 2x होगा, बी के पास 3x और सी के पास 4x। और आप लिख सकते हो कि 2x + 3x + 4x जो टोटल पैसा बनेगा 4 और 3 7 और 2 9, तो 9x = कितना बनेगा बेटा 600 रुपये। तो 9x = 600, तो x = 600/9 कर दो, पैसा निकल जाएगा। बट आपको क्या चाहिए, आपको अमाउंट b का निकालना है। b के पास कितना पैसा है 3x, तो ये x आया है तो आपको चाहिए 3x = 600/9 और ये 3 है तो 3 का मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा। तो 3 3 = 9 और 3 2 = तो 200 रुपीज़ मेरा आ रहा आंसर, 200 रुपये देना पड़ेगा। ओके, सो करेक्ट आंसर 200 हो जाएगा। चलो चेक करता हूँ एग्जैक्टली जी 200 रुपये। ओके, 200 रुपये हो गया, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखते। ओहो, ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़बरदस्त है यार। क्वेश्चन नंबर 30 ऐसा क्वेश्चन एज वाला आया है। चलिए देखते हैं। अनुज फादर वॉज 38 ईयर्स एज व्हेन शी वॉज बॉर्न। तो जो अनु है, अनु जो है, अनु के फादर 38 साल के थे जब अनु बॉर्न हुई थी। ओके, तो भैया अनु जो बॉर्न हुई थी उसके फादर 38 साल के थे, ठीक ना। तो जिस समय अनु की एज 0 रही थी, जस्ट बॉर्न हुई थी, तब उसके फादर कितने साल के थे 38 के। देखो अभी मैं क्वेश्चन डिक्टेट कर रहा हूँ आपको, ठीक है ना। अभी मैं आपको जो क्वेश्चन है वो मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 चल रहा है। तो अनु के जो फादर हैं वो 38 ईयर्स के थे। ओके, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर अनु की एज आज 0 है तो फादर 38 साल के हैं। अगर अनु की एज किसी समय पे ए हो जाएगी तो फादर हमेशा कितने चलेंगे उससे, a + 38, क्योंकि फादर स्टार्टिंग में ही 38 पे हैं, 0 पे 38 पे हैं। तो 1 साल की अनु हो जाएगी तो फादर हो जाएंगे 39 के। दो मतलब जितना अनु की एज होती जाएगी उतना फादर की एज में बढ़ोतरी होती जाएगी। ओके, चलिए अब देखते हैं। While her mother was 36 years when brother was when 4 years younger to her was born। मतलब 4 साल यंगर ब्रदर जो होता है वो बॉर्न होता है। मतलब 4 साल के बाद अनु की एज कितनी हो जाती है a + 4। 4 साल बाद जब उसका भाई जन्म लेता है तो उस समय अनु की एज कितनी हो जाएगी, a + 4 हो जाएगी ना, a + 4। ओके, 4 साल बाद अनु की एज हो जाएगी a + 4, ठीक है।
यस। तो इनका कहना है वाइल हर मदर वॉज 36 ईयर व्हेन ब्रदर 4 ईयर्स यंगर टू, ओके 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 ओके, 4 ईयर्स यंगर टू हर वॉज बॉर्न। कह रहा उसकी माँ की एज जो है, उसकी जो माँ की एज है वो, उसकी जो माँ की एज है वो 36 ईयर होती है व्हेन ब्रदर 4 ईयर यंगर टू हर वॉज बॉर्न। देखिए जो उसका भाई है उससे 4 साल छोटा है, जो उसका भाई है उससे 4 साल छोटा है, किसे? अनु से, ठीक है ना। तो अनु से उसका जो भाई है वो 4 साल छोटा है, ये कह रहा है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा स्टेटमेंट यहाँ पे A+4 नहीं आएगा, इसको समझने की कोशिश करिए। तो जो माँ की एज है वो कितनी हो जाएगी? देखिए जो मदर की एज है, अब हम मदर की एज को अनु की एज से रिलेट कर रहे हैं। हम कर क्या रहे हैं? हम मदर की एज को अनु की एज से रिलेट कर रहे हैं। तो मदर की एज इक्वल्स टू, मदर की एज इक्वल्स टू 36 व्हेन हर 4 ईयर्स यंगर, 4 ईयर यंगर टू हर वॉज बॉर्न, ठीक है ना। सो मदर्स एज इक्वल्स टू 36 प्लस A माइनस 4, 36 प्लस A माइनस 4 हो जाएगा। सो M इक्वल टू कितना बचेगा भाई अपने पास? 32 प्लस A, ये आ गया हमारे पास 32 प्लस A। ओके, तो M इक्वल्स टू 32 प्लस A। अब फादर की एज भी जो है वो कितनी है? A+38 है अनु के टर्म्स में, ये फादर की एज है। और मदर की एज भी अनु के टर्म्स में कितनी है? 32 प्लस A। अब कह रहा व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ एजेस बिटवीन हिज पेरेंट्स। तो चलिए दोनों की पेरेंट्स का एज को लिखा लेता हूँ मैं, डिफरेंस। फादर माइनस मदर, फादर की एज कितनी निकली है? फादर की एज निकली है 38 प्लस A, और मदर की एज कितनी निकली है? 32 प्लस A। तो माइनस करूँगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, A से A कैंसिल। तो फादर माइनस मदर का एज कितना आया? 6 ईयर्स। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है 6 साल। यस, ये देख लीजिए आंसर आ रहा है 6 ईयर्स। ओके, तो बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए तो ये बताइए आपको कैसा लगा। अभी के लिए इतना ही फिनिश करूँगा। अगर आप लोग को अच्छा लगता है, आप कमेंट करते हैं कि सर ऐसी सीरीज़ और लाइए, तो फिर मैं बेशक लाऊंगा। अभी के लिए आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।